तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जैसे जैसे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर जो है वो नज़दीक आता जा रहा है, आई होप आप सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज़ होती जा रही होंगी। आप जानते ही हैं कि यूपीपीसीएस के पेपर के अंदर थोड़ा फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा आपसे पूछी जाती है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं एंड वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं। वर्ल्ड मैपिंग में रिवर्स हो गई, ट्रेंचेस हो गए, लेक्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, इन सब से जुड़े हुए फैक्ट्स के ऊपर यूपीपीसीएस जो है वो पिछले 5 से 10 सालों के अंदर जितने भी उसने एग्जाम्स लिए हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। स्पेसिफिकली इंडियन मैपिंग के अंदर भी वही चीज, वही ट्रेंड जो है वो अपने को बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है। हाँ, पिछले साल के पेपर से इस साल के पेपर को कंपेयर करें या पिछले से पिछले साल के पेपर को कंपेयर करें तो उसमें हमको थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जियोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। बट हाँ, मैपिंग के क्वेश्चन अभी भी डोमिनेट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैपिंग के सारे सोर्सेज को अच्छे से एक ही जगह समराइज कर सकते हैं ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, उनको हम कंठस्थ करके पेपर के अंदर जाएं कि उनके ऊपर अगर कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स के अंदर फॉर्म होता है तो अपन उसको अच्छे से टैकल कर सकें। यही अपना उद्देश्य है। प्रीलिम्स निकालकर मेंस के अंदर जाना और फिर फाइनल लिस्ट के अंदर आना, तो डरना नहीं है। अपन वर्ल्ड मैपिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वीडियो में तो अपना फोकस रहेगा सिर्फ रिवर्स के ऊपर और बाकी डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स जैसा रहेगा वैसे ही हम दूसरी वीडियोस भी लेते आएंगे। हम लेक्स को भी कवर कर लेंगे, हम ट्रेंचेस को भी कवर कर लेंगे, हम वाटरफॉल्स भी कवर करेंगे, हम इंपॉर्टेंट डैम्स भी कवर करेंगे, पर वो सब कुछ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में आपका एक तो मैंने पूरा का पूरा रिवर सेक्शन कवर किया है और इसके बाद आपको रिवर से रिगार्डिंग कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपको लिए गारंटी रहने वाली है। तो चलिए बच्चों, वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लस इससे जुड़े हुए जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होने के जो चांसेस रहेंगे उसको भी कैसे टैकल करना है, ये भी इस वीडियो सीरीज के अंदर हम समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी पहली रिवर है नील नदी। यह नदी इजिप्ट की जान है, अफ्रीका की जान है और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। यह नदी व्हाइट नील एंड ब्लू नील इन दोनों नदियों के संगम से जाकर बनती है। व्हाइट नील नदी जो है वह आपकी लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। अफ्रीका में उत्तर की तरफ ये फ्लो करती है। और जो ब्लू नील है वो आपकी लेक टाना से ओरिजिनेट होती है। यह भी अंत में उत्तर की तरफ मूव करती है। खार्तूम नाम के शहर में व्हाइट नील और ब्लू नील एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। उत्तर की तरफ बढ़ते हुए इजिप्ट से पास करते हुए यह नदी जो है वह मेडिटेरेनियन सी का पार्ट बन जाती है। अगर हम लेक विक्टोरिया की बात करें, जो कि व्हाइट नील जिसका उदय माना जाता है, व्हाइट नील का जहां से, यह लेक विक्टोरिया युगांडा, कीनिया एवं तंजानिया इन 3 देशों के बीच में मौजूद है। यह 3 देश इस लेक विक्टोरिया को आपस में शेयर करने का काम करते हैं। जबकि जो लेक टाना है वह सिर्फ और सिर्फ इथियोपिया नाम के देश के अंदर मौजूद है। एंड खार्तूम नाम का ये जो शहर है जहां पर ब्लू नील और व्हाइट नील एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ये भी एक प्रमुख शहर है अफ्रीका का। इसके साथ साथ इस नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है। एंड कई सारे देश ऐसे हैं जो इस नदी के बेसिन को आपस में शेयर करने का काम करते हैं, जैसे कि युगांडा, कीनिया, तंजानिया, इथियोपिया। इसके साथ साथ रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये सभी के सभी देश नील नदी के बेसिन के अंदर मौजूद हैं। प्लस इस नदी के ऊपर एक बहुत ही प्रमुख डैम बना हुआ है जिसका नाम है आसवान डैम। एंड इस आसवान डैम के पीछे एक लेक बना हुआ है जिसका नाम है लेक नासेर। यह अफ्रीका का एक सबसे प्रमुख डैम है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड इजिप्ट को पानी पहुंचाने के लिए, उसके अलग अलग क्षेत्रों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी डैम है। प्लस एक अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर है जो इस नदी के डेल्टा पर मौजूद है। इसके साथ साथ इजिप्ट की राजधानी कायरो, खार्तूम एंड साउथ सुदान का एक शहर जिसका नाम है जूबा, ये सभी प्रमुख शहर नील नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी पहली नदी। अब बढ़ते हैं दूसरी नदी के ऊपर, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी में से एक है, या दूसरी सबसे लंबी नदी जिसे कहा जाता है, नाम है अमेज़न रिवर। यह अमेज़न रिवर जो है यह एंडीज माउंटेन्स पर मौजूद जो ग्लेशियर है वहां से यह नदी ओरिजिनेट होती है एवं पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो करते हुए अटलांटिक ओशियन का ये हिस्सा बन जाती है। यह नदी का जो ओरिजिन है वह पेरू नाम के देश के अंदर स्थित है।
लगभग 6,296 किलोमीटर लंबी ये अमेज़न नदी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी मशहूर है। 3 देश इस नदी के बेसिन के अंदर स्थित हैं, पेरू, कोलंबिया एवं ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अमेज़न नदी का प्रवाह जो है वो हमको देखने को मिलता है, एवं एक प्रमुख शहर जिसका नाम है मनाउस, एंड इसके साथ ही एक दूसरा प्रमुख शहर जो है जिसका नाम है मकापा, यह इस अमेज़न नदी के मुहाने पर किनारे पर स्थित है। यह नदी, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, तो यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में यह दूसरे नंबर पर आती है, परंतु वॉल्यूम में यह नदी जो है वो सबसे नंबर 1 पर आती है। और ये सारा का सारा अमेज़न नदी का जो इलाका है, ये अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के लिए भी मशहूर है। एंड रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगल होते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं, इन्हें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। एंड दुनिया की बहुत सारी फ्लोरा एवं फोना हमको इस इलाके में देखने को मिलती है। प्लस आज की स्थिति ऐसी है इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कि इनको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन इनकी चल रही है, जो कि बहुत गलत बात है। एंड दुनिया को या यूनाइटेड नेशन को इसके प्रति जागरूक होकर इस नदी के किनारे पर मौजूद इन रेन फॉरेस्ट की कटाई को रोकने के लिए भरपूर कदम उठाने चाहिए। अब चलिए दोस्तों, अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मिसिसिपी रिवर। यह मिसिसिपी रिवर जो है अमेरिका की एक प्रमुख रिवर है। इस रिवर का जो ओरिजिन है वह लेक इटास्का। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो उत्तर में लेक इटास्का से इस नदी का उदय होता है, और उसके बाद लगातार ये नदी जो है वो दक्षिण की तरफ फ्लो करते हुए आखिरकार गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर ड्रेन कर जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 3,770 किलोमीटर है। इसके साथ साथ कई प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे पर मौजूद हैं, जैसे कि मिनेपोलिस नाम का एक शहर है जो कि मिसिसिपी नदी के किनारे पर है। साथ में सेंट लुइस नाम का शहर इस नदी के किनारे पर है। बोटन रोग नाम का शहर एंड न्यू ओरलियंस नाम का शहर भी इस नदी के किनारे पर है। कुल मिलाकर 43 डैम्स हैं ऐसे जो मिसिसिपी नदी के किनारे पर मौजूद हैं। यह अमेरिका का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। एंड अमेरिका के लगभग 31 राज्य ऐसे हैं जो इस मिसिसिपी नदी से पानी जो है वो रिसीव करते हैं, प्लस 2 कनाडा के भी ऐसे प्रोविंस हैं जो कि इस नदी से पानी रिसीव करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह मिसिसिपी नदी इस पूरे इलाके की कॉमर्स, इकोलॉजी एंड इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा बन जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस मिसिसिपी नदी की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मिसूरी रिवर। आप यहाँ पर मैप पर इस नदी को देख सकते हैं। मिसूरी रिवर जो है यह ओरिजिनेट होती है 3 नदियों के संगम से। आइए इस मिसूरी रिवर को भी साथ में ही हम इसी मैप के ऊपर पढ़ लेते हैं। यह मिसूरी नदी जो कि एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी नदी की, पहली नदी जेफरसन, दूसरी नदी मेडिसन एवं तीसरी नदी जिसका नाम है गैलेटिन। इन तीनों नदियों के मिलने से मिसूरी रिवर जो है वो बनती है। ये तीनों नदियां एक इलाका है जिसका नाम है थ्री फोक्स, जो कि अमेरिका के मोंटाना स्टेट में स्थित है। वहां पर ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं और वहीं से ये नदी चलना शुरू होती है। और अगर आप देखें तो लगभग साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए सेंट लुइस शहर के बिल्कुल नजदीक यह नदी मिसूरी रिवर को ज्वाइन कर लेती है। कई सारे अमेरिका के ऐसे स्टेट्स हैं जो मिसूरी रिवर के किनारे पर मौजूद हैं, और कई प्रमुख शहर भी हैं अमेरिका के जो मिसूरी नदी के किनारे पर मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं प्रमुख शहरों का नाम लूं तो पहला है कैंसस सिटी, दूसरा शहर है जो इस नदी के किनारे पर है उसका नाम है ओमाहा, तीसरा शहर जो प्रमुख है उसका नाम रहेगा बिस्मार्क। ये 3 प्रमुख शहर जो हैं यह मिसूरी नदी के किनारे पर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो यह नदी मिसूरी नदी मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी तो है, परंतु मिसूरी नदी अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मिसिसिपी नहीं। मिसूरी नदी का टोटल लेंथ 3,726 किलोमीटर है और यह वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एंड कई सारी प्रमुख नदियां इसके अंदर भी आकर मिलती हैं। अगर आप इस मैप में ही ध्यान से देखें तो आपको कुछ और नदियां जो है वो दिखाई देंगी, जैसे कि
कैंसस नाम का एक शहर और कैंसस नाम की एक नदी जो है वो मिसूरी नदी में आकर मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी जो और प्रमुख जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें एक नदी है जिसका नाम है येलो स्टोन नदी। येलो स्टोन नदी के किनारे के ऊपर ही येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका का सबसे पहला नेशनल पार्क था और आज भी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों अब अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यांगसे रिवर। यह रिवर जो है वो चाइना में मौजूद है। यांगसे रिवर जो है वो चाइना के बिल्कुल सुदूर पश्चिम इलाके से ओरिजिनेट होती है। इस इलाके का नाम है जारी हिल। इस इलाके का नाम है जारी हिल प्लस यहां पर मौजूद है तंगुला माउंटेन्स। तंगुला माउंटेन्स जो कि तिब्बतन प्लेट्यू का हिस्सा है जो कि चाइना में पड़ता है। वहां से ये यांगसे रिवर ओरिजिनेट होती है और काफी ज्यादा साउथ नॉर्थ होते हुए आखिरकार यह नदी जाकर ईस्ट चाइना सी का पार्ट बन जाती है। यह चाइना की प्रमुख नदियों में से एक है एवं 5,797 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कई सारी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं इस नदी की जो इसको ज्वाइन करती हैं इसके फ्लो के दौरान। प्लस दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डैम जिसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम यह इस नदी के किनारे पर ही मौजूद है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख शहर भी हैं जो यहाँ पर इस नदी के किनारे पर हैं, जैसे कि शंघाई शहर जो है चाइना का वो इस नदी के किनारे पर है। नैनचिंग शहर इस नदी के किनारे पर है। वुहान शहर इस नदी के किनारे पर है एंड चोंगकिंग शहर चाइना का इसी नदी के किनारे पर मौजूद है। यह रिवर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड इसके साथ साथ इस नदी के किनारे के ऊपर हमको कई सारी एंडेमिक स्पीशीज एवं एंडेंजर्ड स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यांगसे रिवर जो पश्चिम से फ्लो करते हुए पूरब की तरफ बढ़ती है और ईस्ट चाइना के अंदर जाकर विलीन हो जाती है। जारी हिल, तंगुलू माउंटेन, तिब्बतन प्लेट्यू चाइना से ओरिजिनेट होने वाली यह नदी चाइना के 4 प्रमुख शहरों को अपने किनारे पर बसाई हुई है और लाखों करोड़ों की आबादी वाले ये शहर इसी नदी के पानी से अपना काम चलाते हैं। अगली नदी है हमारी रशिया की नदी जिसका नाम है ओब नदी। दोस्तों ओब नदी जो है वह रशिया के दक्षिण में मौजूद अल्ताई माउंटेन से ओरिजिनेट होते हुए उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है और जाकर यह नदी गल्फ ऑफ ओब, इस इलाके को गल्फ ऑफ ओब कहा जाता है, यह कारा सी का हिस्सा है, वहां पर यह समुद्र में विलीन हो जाती है। एवं दोस्तों कारा सी खुद आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है। तो सवाल में चाहे कारा सी ऑप्शन हो चाहे आर्कटिक ओशियन ऑप्शन हो, आप दोनों को ही टिक कर सकते हैं। लगभग 5,567 किलोमीटर लंबी यह नदी लगभग सिर्फ और सिर्फ रशिया से ही फ्लो करती है एवं इसके किनारे के ऊपर एक प्रमुख डैम है जिस डैम का नाम है नोवोसिबर्स्क। यह डैम नोवोसिबर्स्क डैम या फिर नोवोसिबर्स्क रिजर्वायर जो है वह इस नदी के किनारे पर मौजूद है। ये एक शहर का नाम भी है दोस्तों नोवोसिबर्स्क और ये रिजर्वायर का नाम भी है। इसके साथ साथ एक और शहर है जिसका नाम है बर्नोल शहर, वह भी ओब नदी के किनारे पर मौजूद है। इस नदी को साइबेरियन इलाके की जीवनदायिनी नदी माना जाता है एंड साइबेरियन इलाके में जो ग्रेट रिवर्स फ्लो करती हैं उनमें सबसे प्रमुख नदियों में से ओब नदी का नाम ही गिना जाता है दोस्तों। तो ये थी ओब रिवर। अब आगे बढ़ते हैं हम चाइना की एक और नदी की तरफ जिसका नाम है हुआंग हे रिवर या फिर जिसे येलो रिवर भी बोला जाता है दोस्तों। हुआंग हे रिवर दोस्तों बायन हर माउंटेन्स ये पश्चिम की तरफ मौजूद है चाइना के अंदर। बायन हर माउंटेन्स यहां से ओरिजिनेट होती है। अगर मैं इसको थोड़ा कम डिटेल में आपको बताऊं तो ये कुनलुन शान माउंटेन्स जो चाइना के अंदर मौजूद हैं वहां से ये नदी ओरिजिनेट होते हुए पहले उत्तर की तरफ बढ़ती है, फिर पूर्व की तरफ बढ़ती है, फिर दक्षिण की तरफ बढ़ती है और फिर दोबारा उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है। एंड ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ पोहाई या फिर इस रीजन को बोला जाता है येलो सी। इस सी के अंदर जाकर येलो रिवर जो है वो समुद्र का हिस्सा बन जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों इस नदी के किनारे के ऊपर भी कई सारे प्रमुख शहर जो है वो चाइना के मौजूद है। उन सबसे प्रमुख शहरों के अंदर एक शहर है जिसका नाम है ज़ेंगज़ोउ शहर एवं जियान शहर।
ये दो प्रमुख शहर इसके किनारे पर मौजूद हैं दोस्तों, और एक और शहर भी है जिसका नाम है जिनान शहर। मैंडरिन भाषा के अंदर शब्द जो है वो एक ही भाषा में एक ही स्पेलिंग को कई कई तरीके से पढ़ा जा सकता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो येलो रिवर या ये हुआंग हो रिवर जो है, इसे चाइना का सोरो भी कहा जाता है। इट इज नोन एज चाइना सोरो। साथ में दोस्तों, बिहार का सोरो किसे कहा जाता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है येनिसी रिवर। दोस्तों, येनिसी रिवर जो है यह भी रशिया के दक्षिण से ओरिजिनेट होती है, एवं दो नदियों के संगम से यह नदी जो है वो बनती है। प्लस ये नदी, येनिसी नदी, तनु ओला माउंटेन इलाके का नाम है। तनु ओला माउंटेन्स यहां से ओरिजिनेट होते हुए रशिया के टुवा प्रोविंस में से उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है। उत्तर की तरफ बढ़ते 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 यह नदी भी कारा सी में या फिर आर्कटिक ओशियन के अंदर जाकर समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। दोस्तों, लगभग 4506 किलोमीटर लंबी यह नदी रशिया, मंगोलिया एवं चाइना, इन तीनों देशों से कुछ नदियां निकलती हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, जो कि आकर येनिसी रिवर का हिस्सा बनती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, रशिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जिसका नाम है, एवं दूसरी का नाम है ग्रैंड रिवर। इस परनाइबा ये परनाइबा एंड ग्रैंड रिवर के संगम से ये पराना नदी बनती है, दक्षिण की तरफ फ्लो करते हुए रियो डी प्लाटा नाम की जगह पर यह अटलांटिक ओशियन का हिस्सा बन जाती है। 4498 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एंड इसके साथ साथ इस नदी के किनारे पर मौजूद है इताइपू डैम। यह दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में से एक है। एवं दोस्तों, इसका एक और मैप हम अगर देखें तो ये देखिए, ये परनाइबा नदी एवं ग्रैंड नदी, इनके मिलने से ये पराना नदी बनती है, और ये फ्लो करते हुए रियो डी प्लाटा नाम की जगह पर, देखिए ये फ्लो करते हुए रियो डी प्लाटा नाम की जगह पर अटलांटिक ओशियन का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, एक और नदी आ रही है जिसका नाम है पैरागुए नदी। यह पैरागुए नदी जो है ये भी उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, एवं पराना नदी के अंदर आकर यह नदी विलीन हो जाती है। यह साउथ अमेरिका का बहुत ही प्रमुख लार्ज साउथ अमेरिकन रिवर सिस्टम है, एवं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए बहुत प्रमुख है। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी अगली नदी के ऊपर जिसका नाम है इर्तिश रिवर। यह भी रशिया के अंदर फ्लो करने वाली रिवर है। यह रिवर भी अल्ताई माउंटेन से ओरिजिनेट होती है मित्रों, और उत्तर की तरफ बढ़ते हुए यह नदी आर्कटिक ओशियन के अंदर जाकर विलीन हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो इर्तिश नदी है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ओब रिवर। ओब रिवर की ट्रिब्यूटरीज में से एक है। इस इर्तिश नदी के ऊपर एक डैम मौजूद है जिसका नाम है बुकतरमा डैम, एवं एक और डैम है इस नदी के किनारे पर जिसका नाम है उस डैम। एवं एक प्रमुख शहर है जो इर्तिश नदी के किनारे पर मौजूद है। शहर का नाम है ओम्स शहर। इर्तिश नदी ओब नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिवर है हमारे पास दोस्तों कोंगो रिवर। कोंगो रिवर दोस्तों दो नदियों के संगम से बनती है। एक नदी का नाम है लुआ लाबा नदी। आइए इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं आपके लिए, ताकि आप इसको अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर सकें। लुआ लाबा नदी एवं साथ में लुआ पाला नदी, इन दोनों नदियों के मिलने से जो कोंगो नदी है वह बनती है, और उसके बाद उत्तर की तरफ फ्लो करते हुए बाद में यह पश्चिम और उसके बाद दक्षिण पश्चिम इलाके में फ्लो करते हुए यह नदी आखिरकार साउथ अटलांटिक ओशियन या फिर गल्फ ऑफ गिनी का हिस्सा बन जाती है। अप्रोक्सीमेटली 4371 किलोमीटर इस नदी की लेंथ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये जो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसके साथ साथ जो ये नदी है अंगोला नाम के देश के अंदर ये मौजूद, अंगोला नाम के देश के अंदर भी इसका बेसिन मौजूद है। और इस नदी के किनारे पर एक डैम है जिसका नाम है इंगा डैम। यह अफ्रीका का एक प्रमुख डैम है जो कोंगो नदी के ऊपर बनाया हुआ है। एवं इसके साथ साथ किनशासा
एवं ब्रज़ाविले, ये दो प्रमुख सिस्टर सिटीज कोंगो नदी के किनारे पर मौजूद हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों ये कोंगो रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में आएगी। पहली थी अमेज़न, दूसरी रहेगी यह कोंगो नदी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ, जिसका नाम है आमूर नदी। यह भी एक प्रमुख नदी है। आमूर नदी दोस्तों दो नदियों के संगम से बनती है। एक नदी का नाम है शिल्का नदी, जो कि रशिया से ओरिजिनेट होती है। दूसरी नदी का नाम है दोस्तों आर्गुन नदी, जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती है। इन दोनों नदियों के आपस में मिलने से आमूर नदी जो है वह बनती है। इसके बाद आमूर नदी जो है वो दोस्तों फ्लो करते हुए यह नदी, ये देखिए शिका नदी, आर्गुन नदी, इन दोनों नदियों के ज्वाइन करने से यह आमूर नदी बनी और ये पूरब की तरफ फ्लो करते हुए जो ये आपको दिखाई दे रहा है इलाका, जिसे स्ट्रेट ऑफ टाटर कहा जाता है, इस स्ट्रेट ऑफ टाटर जो कि सी ऑफ जापान का हिस्सा है, इस सी ऑफ जापान के अंदर जाकर या स्ट्रेट ऑफ टाटर के अंदर जाकर यह विलीन हो जाती है। दोस्तों आमूर नदी का बेसिन रशिया, चाइना एवं मंगोलिया, यह तीन देश आपस में शेयर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4352 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। एवं रशिया का एक प्रमुख शहर है दोस्तों, जिसका नाम है खबरोस्क। खबरोस्क शहर जो है रशिया का, वह इस आमूर नदी के किनारे पर है। इसके साथ साथ दोस्तों आमूर नदी रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्रिएट करने का भी काम करती है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लीना नदी। लीना नदी भी रशिया की एक प्रमुख नदी है। यह लीना नदी दोस्तों बैकाल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है एवं यह नदी उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार जाकर आर्कटिक ओशियन के अंदर अपना एक डेल्टा बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 4268 किलोमीटर है। एवं अगर हम बात करें तो इस नदी का जो आउटफ्लो है वो रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यकुत्स्क नाम का एक प्रमुख शहर रशिया का इसी के किनारे पर मौजूद रहने वाला है दोस्तों। एंड इसके साथ साथ इसी नदी के किनारे पर आप कह सकते हैं कि रशिया के कई सारे प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट रशिया के अंदर मौजूद हैं, वो इसी नदी से पानी लेने का काम दोस्तों करते हैं। एंड ये आर्कटिक ओशियन में ड्रेन करने वाली रशिया की प्रमुख नदी है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास नदी है जिसका नाम है मैकिन्जी नदी, जो कि कनाडा में फ्लो करने वाली नदी है दोस्तों। मैकिन्जी नदी जो है यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबियन प्रोविंस से शुरू होती है। इस नदी को पानी मिलता है फिनले नदी से एवं इस नदी को पानी मिलता है ग्रेट स्लेव लेक से दोस्तों। यह नदी फ्लो करते हुए उत्तर की तरफ बढ़ती है दोस्तों एवं ग्रेट बियर लेक भी इसी नदी के किनारे पर मुहाने पर मौजूद है। उत्तर की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों ये मैकेंजी नदी आखिरकार जाकर ब्यूफोर्ट सी, जो कि आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है, उसके अंदर जाकर यह विलीन हो जाती है। एक प्रमुख शहर इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेट स्लेव लेक के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका नाम है येलो नाइफ शहर। लगभग 4241 किलोमीटर लंबी यह नदी कनाडा देश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एंड उत्तर में जाकर ब्यूफोर्ट सी का यह हिस्सा बन जाती है। इसके बाद दोस्तों हम अगली नदी की तरफ बढ़े तो उसका नाम रहेगा हमारे लिए नाइजर नदी। नाइजर नदी देखिए दोस्तों, इस मैप पर देखिए नाइजर नदी आप, यह दोस्तों नाइजर नदी जो है वो गिनी हाईलैंड से सिएरा लियोन एवं गिनी की बाउंड्री पर ओरिजिनेट होते हुए पहले उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है, फिर पूरब की तरफ बढ़ती है, फिर दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार नाइजर नदी जाकर अटलांटिक ओशियन, या फिर अगर मैं सही तरीके से बताऊं आपको तो गल्फ ऑफ गिनी के अंदर जाकर यह समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। 4184 किलोमीटर लंबी यह नदी अफ्रीका की, पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है
एवं पश्चिमी अफ्रीका के अंदर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस नदी के पानी को भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। एवं दो प्रमुख शहर दोस्तों, एक तो माली की राजधानी बमाको एवं इसके साथ साथ नाइजर की एक शहर जिसका नाम है नियामे, इस नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। इससे आगे बढ़े दोस्तों तो अगली नदी हमारे पास रहेगी मिकोंग नदी। दोस्तों मिकोंग नदी चाइना में तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ती है, म्यांमार से होते हुए कई सारे दूसरे साउथ ईस्ट एशियन देशों से। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको बताऊं तो पहले यह नदी चाइना से ओरिजिनेट होते हुए फिर म्यांमार में जाती है। म्यांमार के बाद यह नदी जो है यह लाओस, लाओस के साथ साथ थाईलैंड, थाईलैंड के साथ साथ दोस्तों कंबोडिया, कंबोडिया के साथ साथ वियतनाम, वियतनाम के बाद यह नदी आखिरकार साउथ चाइना सी के अंदर जाकर दोस्तों विलीन हो जाती है। ये कई सारे देशों से फ्लो करती है, इसीलिए इस नदी की इतनी ज्यादा मान्यता है। एवं 4023 किलोमीटर लंबी यह नदी, इसके किनारे के ऊपर अगर आप देखें दोस्तों तो कई देशों की राजधानी भी मौजूद है, जैसे कि कंबोडिया की राजधानी फिनोम पेन इसी नदी के किनारे पर है, लाओस की राजधानी वियनचेन इसी नदी के किनारे पर है। एंड यह नदी इनलैंड फिशरीज, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे प्रमुख इनलैंड फिशरीज को सपोर्ट करने का काम करती है। इस इलाके के अंदर मछली बहुत खाई जाती है, चाहे वो मरीन फिश हो या फ्रेश वाटर फिश हो। फ्रेश वाटर फिश के लिए मेकोंग नदी के पानी का दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़े, मेकोंग नदी के बाद आगे बढ़े दोस्तों, अगले हमारे पास नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी दोस्तों हम कर चुके हैं, मिसूरी नदी भी हम कर चुके हैं। अगली प्रमुख नदी जो हमारे पास रहने वाली है उस नदी का नाम है दोस्तों वोल्गा नदी। दोस्तों वोल्गा नदी रशिया के उत्तर में वल्दाई माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। वल्दाई माउंटेन से ओरिजिनेट होने के बाद पूरब की तरफ बहते हुए फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ बहते हुए आखिरकार जाकर कैस्पियन सी का यह नदी हिस्सा बन जाती है। 3687 किलोमीटर यह लंबी है। इसके साथ साथ कई प्रमुख रशिया के शहर जैसे कि वोल्गोग्रैड, जो कि रशिया का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन है, इसके साथ साथ रशिया का काजन शहर, इसके साथ साथ नोवोग्रैड शहर एंड रशिया की राजधानी इसके बिल्कुल नजदीक मौजूद है मॉस्को। एंड इसके साथ यहाँ पर वोल्गो के ऊपर वोल्गो डैम बनाया हुआ है या वोल्गा डैम दोस्तों बनाया हुआ है। इस वोल्गा डैम के पीछे रिबिन्स नाम का एक रिजर्वायर है जो कि रशिया का एक सबसे प्रमुख रिजर्वायर कहलाया जाता है। वोल्गा नदी दोस्तों वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे के पूरे यूरेशिया के या रशिया के उस हिस्से की जो यूरोप का पार्ट है। अब दोस्तों अगली नदी की तरफ अगर हम बढ़े तो अगली नदी का नाम हमारे पास है मेडीरा नदी। यह भी लैटिन अमेरिका की एक नदी है। दोस्तों मेडीरा नदी जो है यह बेनी नदी, बेनी नदी के साथ साथ मेमोरे नदी, इन दोनों नदियों के मिलने से ये मेडोरा नदी जो है वो दोस्तों बनती है। और उसके बाद यह नदी जाकर अमेज़न नदी का हिस्सा बन जाती है, अमेज़न नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है और अमेज़न नदी जाकर फिर अटलांटिक ओशन में अपना डेल्टा क्रिएट करती है। यह नदी मेडीरा नदी अमेज़न नदी की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों अगली नदी जो हमारे पास मौजूद है उस नदी का नाम है, दोस्तों अगली नदी जो हमारे पास मौजूद है उस नदी का नाम हमारे पास रहने वाला है सैन फ्रांसिस्को रिवर। तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को रिवर जो है ये ब्राजील के साउथ वेस्ट मिनास गेरियास से यह नदी ओरिजिनेट होती है और आखिरकार उत्तर की तरफ बढ़ते हुए यह नदी अटलांटिक ओशियन का हिस्सा बन जाती है। नाम है नदी का सैन फ्रांसिस्को नदी एंड या साओ फ्रांसिस्को नदी। यह ब्राजील के अंदर ही फ्लो करती है दोस्तों एवं इसके साथ 3198 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है। इसे ब्राजील के अंदर रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है, रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ। तो दोस्तों अगली नदी हमारे पास मौजूद है
जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। दोस्तों सेंट लॉरेंस रिवर जो है, इसका सोर्स रहने वाला है लेक ओंटारियो। ये सेंट लॉरेंस रिवर दोस्तों अमेरिका एंड कनाडा, ये दोनों देश आपस में शेयर करने का काम करते हैं। दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स का जो इलाका है अमेरिका का, उस ग्रेट लेक्स के इलाके में सबसे पूरब में मौजूद जो लेक है, लेक ओंटारियो, वहां से ये ओरिजिनेट होते हुए यह उत्तर पूरब की तरफ बढ़ती है एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के अंदर जाकर, या फिर लेब्राडोर सी के अंदर जाकर, या फिर अटलांटिक ओशियन के अंदर जाकर यह समुद्र में विलीन हो जाती है। 3,558 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देखिए ग्रेट लेक्स का ये पूरा इलाका जो है अमेरिका का, यह मिनरल्स के लिए, साथ में ऑयल के लिए, ये बहुत ही प्रमुख इलाका है। इसी के साथ यहाँ पर इतना सारा फ्रेश वाटर भी मौजूद है, नदियों के साथ साथ पानी भी हो गया, पानी के साथ साथ खनिज भी हो गया, क्रूड ऑयल भी हो गया, जो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए बिल्कुल प्रमुख, बिल्कुल उपयुक्त इलाका बन जाता है। इसके साथ ही सेंट लॉरेंस नदी जो है, इसके ऊपर नेविगेबिलिटी जो है वो पॉसिबल है, तो अमेरिका को जो इंपोर्ट करना होगा इस नदी के माध्यम से कर लेगा, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करना होगा वो इस नदी के माध्यम से कर देगा। और ये सारा इलाका जो है वो आपस में वेल कनेक्टेड इलाका है, यानी कि अमेरिका के जो लॉजिस्टिक्स है वो इसके चलते काफी ज्यादा ईज हो जाते हैं एंड अमेरिका को इसका भरपूर फायदा दोस्तों मिला है। अब अगली रिवर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है रियो ग्रैंड रिवर। दोस्तों रियो ग्रैंड रिवर भी अमेरिका में मौजूद है। रियो ग्रैंड रिवर ओरिजिनेट होती है मित्रों, इलाके का नाम है सैन जुआन माउंटेन्स। तो वहां से ओरिजिनेट होने के बाद यह नदी दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार जाकर गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर विलीन हो जाती है। अमेरिका एवं अमेरिका के साथ साथ मेक्सिको, ये दोनों देश इस नदी को आपस में शेयर करने का काम करते हैं। लगभग 3,034 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है एंड यूएसए मेक्सिको बॉर्डर पर मौजूद यह नदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली रिवर है हमारे पास डेन्यूब रिवर। यूरोप की सबसे प्रमुख नदी डेन्यूब रिवर, जो कि जर्मनी के, दोस्तों जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होते हुए पूरब की तरफ आगे बढ़ती है। पूरब की तरफ आगे बढ़ते हुए ब्लैक सी के अंदर जाकर यह विलीन हो जाती है। ब्लैक सी में यह अपना आउटफ्लो क्रिएट करती है दोस्तों। जर्मनी, जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, माल्डोवा एवं यूक्रेन, ये सभी देश मिलकर इस डेन्यूब नदी का बेसिन आपस में शेयर करते हैं दोस्तों। लगभग 2,842 किलोमीटर लंबी यह नदी है। एवं दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड एवं बल्गेरिया की एवं रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट इसी नदी के किनारे पर दोस्तों मौजूद है। यह यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एवं ब्लैक सी के अंदर जाकर यह नदी जो है खत्म हो जाती है। अब आगे बढ़े दोस्तों, अगली प्रमुख नदी है हमारे पास यूफ्रेट नदी। दोस्तों यूफ्रेट नदी जो है यह टर्की से ओरिजिनेट होती है। दो नदियां हैं दोस्तों, एक का नाम है मूरत नदी, दूसरी का नाम है करासू नदी। मूरत नदी एवं करासू नदी के मिलने से यूफ्रेट नदी बनती है और फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ बहती हुई यह पर्शियन गल्फ के अंदर जाकर विलीन हो जाती है, यानी कि टर्की, टर्की के बाद सीरिया, सीरिया के बाद इराक, इन तीन देशों के बीच में यह नदी फ्लो कर रही है। टर्की की ही एक और रिवर जिसका नाम है टिग्रिस नदी, यह टिग्रिस नदी आकर यूफ्रेट नदी को ज्वाइन करती है और फिर ये दोनों ही नदियां पर्शियन गल्फ के अंदर विलीन हो जाती हैं। ये बीच का इलाका जो है, जो टिग्रिस और यूफ्रेट के बीच में मौजूद है,
यहीं पर थी दोस्तों मिसोपोटामियम सिविलाइजेशन, जिसे हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। मिसोपोटामियम सिविलाइजेशन, जिसे हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़े तो अगली नदी हमारे पास है मुर्रे नदी एवं डार्लिंग नदी। दोस्तों ये मुर्रे एवं डार्लिंग नदियां ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले अगर हम डार्लिंग नदी की बात करें तो यह ईस्टर्न हाईलैंड ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न हाईलैंड ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेट होती है। दक्षिण की तरफ यह नदी बढ़ती है, मुर्रे रिवर को यह ज्वाइन करती है एवं जाकर फिर यह नदी सदर्न ओशियन के अंदर विलीन हो जाती है। दोस्तों डार्लिंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मुर्रे रिवर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ लगभग 2739 किलोमीटर लेंथ है इस डार्लिंग रिवर की एवं 2589 किलोमीटर लेंथ है इस मुर्रे रिवर की। डार्लिंग रिवर तो हमने जान लिया कि ईस्टर्न हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। दोस्तों मुर्रे रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स माउंटेन से ओरिजिनेट होते हुए दो नदियां मिलकर मुर्रे नदी बनाती हैं। मुर्रे नदी फिर ज्वाइन करती है, या डार्लिंग नदी फिर ज्वाइन करती है मुर्रे नदी को, और जाकर ये सदर्न ओशियन का हिस्सा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली प्रमुख नदी है हमारे पास नेल्सन नदी। दोस्तों नेल्सन नदी कनाडा में मौजूद है, नेल्सन नदी कनाडा में मौजूद है एवं यह हडसन बे के अंदर जाकर समुद्र का हिस्सा बन जाती है। यह नदी लेक विनिपेग या फिर इस इलाके को जहां से यह नदी ओरिजिनेट हो रही है दोस्तों, इसे बो रिवर हेड वाटर कहा जाता है। यहां से ओरिजिनेट होने के बाद नेल्सन नदी आखिर सीधा जाकर हडसन बे को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़े, अगली प्रमुख नदी है सिर दरिया नदी एवं अमू दरिया नदी। सिर दरिया नदी एवं अमू दरिया नदी। सबसे पहले अगर हम अमू दरिया नदी की बात करें दोस्तों, अमू दरिया नदी निकोलस रेंज एवं पामीर माउंटेन, जो कि तजिकिस्तान एवं अफगानिस्तान इन दोनों कंट्रीज की बॉर्डर पर मौजूद है, वहां से यह नदी ओरिजिनेट होती है दोस्तों, और उत्तर की तरफ बढ़ती है एवं जाकर अराल सी के अंदर विलीन हो जाती है। दोस्तों अमू दरिया नदी जो है इसकी टोटल लंबाई 2114 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ये सेंट्रल एशिया के इरिगेशन के लिए बहुत प्रमुख नदी है। अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, ये चार देश जो है इस नदी को आपस में शेयर करते हैं। और इसके बाद अगली प्रमुख नदी जो है दोस्तों वो है हमारे पास सिर दरिया नदी। सिर दरिया नदी भी दोस्तों आखिरकार जाकर अराल सी का हिस्सा बन जाती है। इन दोनों को सिस्टर सिटीज भी बोला जाता है। एवं सिर दरिया के नजदीक मौजूद है ताशकंद, सिर दरिया के उत्तर में मौजूद है ताशकंद एंड अमू दरिया के उत्तर में मौजूद है दुशानबे। ये दो प्रमुख शहर हैं इस पूरे इलाके के, इनका नाम भी आपको दोस्तों याद रखना है। अगली नदी की तरफ दोस्तों अगर हम बढ़ें तो अगली प्रमुख नदी हमारे पास है सालवीन नदी। दोस्तों सालवीन नदी, यह नदी भी तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, यानी कि चाइना से सालवीन नदी दोस्तों ओरिजिनेट होती है। जो कुनलुन माउंटेन है तिब्बतन प्लेट्यू के पास, उनके दक्षिण में यह नदी ओरिजिनेट होती है, साउथ ऑफ कुनलुन माउंटेन, और साउथ की तरफ ही फ्लो करते हुए ये जाकर अंडमान सी का हिस्सा बन जाती है। चाइना, म्यांमार एवं थाईलैंड, ये तीन देश इस नदी के किनारे पर दोस्तों मौजूद हैं। 2414 किलोमीटर लंबी यह नदी एक बेहद प्रमुख नदी है म्यांमार से फ्लो करने वाली। चलिए दोस्तों अब अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नाइपर नदी। दोस्तों नाइपर नदी जो है यह यूरोप की एक बहुत प्रमुख नदी है। नाइपर नदी यह वल्दाई हिल्स,
वल्दाई हिल्स, जहां से वोल्गा नदी भी ओरिजिनेट हो रही थी, वहां से ओरिजिनेट होते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ती है दोस्तों नाइपर नदी। रशिया, बेलारूस एवं यूक्रेन, इन तीन देशों के बीच में फ्लो करते हुए यह नदी ब्लैक सी का हिस्सा बन जाती है। यूक्रेन की कैपिटल काईव, यूक्रेन की कैपिटल काईव एवं इसके साथ साथ दोस्तों निप्रो नाम का एक शहर इसी नदी के किनारे पर मौजूद है। और इसी नदी के किनारे पर है नाइपर डैम भी, जो कि यूक्रेन के अंदर पड़ता है एवं इस नदी के डैम के ऊपर रशिया ने हाल फिलहाल में अटैक भी किया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर इज इरावदी रिवर। यह रिवर भी म्यांमार में मौजूद है दोस्तों। सबसे पश्चिम में म्यांमार में इरावदी नदी है, बीच में साल्विन नदी है, बीच में साल्विन नदी, और पूरब के अंदर दोस्तों मीकोंग नदी है। तो पश्चिम से पूरब की अगर हम नदियों की बात करें म्यांमार में, तो पश्चिम में इरावदी, बीच में साल्विन एवं पूर्व में दोस्तों मीकोंग नदी आकर फ्लो करती है। अभी फिलहाल अगर हम इरावदी नदी के ऊपर ही अपना फोकस रखें, तो इरावदी नदी दोस्तों नमाई नदी, दोस्तों नमाई रिवर एवं माली रिवर, इन दोनों नदियों के मिलने से, यहां मैप पर देखें आप, नमाई रिवर एवं माली रिवर, इन दोनों नदियों के मिलने से यह इरावदी नदी बनती है। साउथ की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर यह नदी जो है वो समुद्र का हिस्सा बन जाती है। मांडले शहर, मांडले शहर के साथ साथ यंगोन शहर, ये दो प्रमुख म्यांमार के शहर इसी नदी के किनारे पर दोस्तों बसे हुए हैं। अब आगे बढ़े तो हमारे पास अगली प्रमुख नदी दोस्तों आएगी ऑरेंज रिवर। दोस्तों ऑरेंज रिवर लिसोथो नाम का देश, पहली बात तो ऑरेंज रिवर दोस्तों साउथ अफ्रीका में मौजूद है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। वहां पर एक देश है जिसका नाम है लिसोथो, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर मौजूद है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन। ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन से यह नदी ओरिजिनेट होने के बाद दोस्तों पश्चिम की तरफ बढ़ती है, नमीबिया से होते हुए आखिरकार यह ऑरेंज नदी अटलांटिक ओशन का हिस्सा बन जाती है। अगर आप यहां इस इलाके में देखें तो नमीबिया के बीच में एंड साउथ अफ्रीका के बीच में यह नदी बाउंड्री क्रिएट करने का भी काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, यह साउथ दक्षिणी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फ्लो करने वाली सबसे प्रमुख नदी है। अब अगली नदी की तरफ बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर अस, इट इज जिंगजियांग रिवर। दोस्तों जिंगजियांग रिवर, जो कि चाइना की एक प्रमुख रिवर है, जिजियांग रिवर, यह रिवर चाइना के ईस्ट में मौजूद यूनान प्रोविंस, वहां से ओरिजिनेट होती है। और इसके साथ साथ यह ओरिजिनेट होने के बाद दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर जाकर यह अपना डेल्टा क्रिएट करती है। साउथ चाइना सी के अंदर जाकर यह नदी अपना डेल्टा क्रिएट करती है, जिजियांग रिवर। यह सदर्न चाइना में फ्लो करने वाली सबसे प्रमुख नदी है, एवं इस नदी का किनारा दोस्तों चाइना में राइस की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है। लगभग 1989 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर अस, इट इज डोन रिवर ऑफ यूरोप। यह डोन रिवर दोस्तों रशिया के टुला प्रोविंस से ओरिजिन होने के बाद दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार जाकर सी ऑफ अजोव का हिस्सा बन जाती है। सी ऑफ अजोव जो है दोस्तों वह ब्लैक सी का हिस्सा है, और सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को आपस में स्ट्रेट ऑफ कर्च जोड़ने का काम करती है। दोस्तों लगभग 1968 किलोमीटर इस नदी की लेंथ रहने वाली है। अगली प्रमुख नदी दोस्तों हमारे पास है जिसका नाम है लंदन की गंगा, जिसे हम थेम्स नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों थेम्स नदी एक प्रमुख नदी है जो कि लंदन के थेम्स हेड ग्लूकोशायर नाम के शहर से ओरिजिनेट होने के बाद यह पूर्व की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार जाकर यह नदी थेम्स नदी नॉर्थ सी का हिस्सा बन जाती है। नॉर्थ
सी का हिस्सा बन जाती है। मैं अगर रिपीट करूं, थेम्स नदी, थेम्स हेड, ग्लूकोशायर नाम का इलाका, वहां से पूरब की तरफ बहती है और आखिरकार जाकर यह नदी नॉर्थ सी का हिस्सा बन जाती है। एंड लंदन इसी के किनारे पर मौजूद एक प्रमुख शहर है। अब आखिरी हमारी जो प्रमुख नदी है दोस्तों, उसका नाम है राइन रिवर। इस रिवर का नाम है राइन रिवर। ये रही राइन रिवर। दोस्तों यह रिवर जो है वो स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स माउंटेन से ओरिजिनेट होने के बाद उत्तर की तरफ बढ़ती है और एम्स्टरडैम से होते हुए यह सीधा जाकर नॉर्थ सी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ साथ फ्रांस, फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, जर्मनी के साथ साथ लाइकेनस्टीन, लाइकेनस्टीन के साथ साथ ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, ये सभी देशों से फ्लो करते हुए आखिरकार नॉर्थ सी में जाती है। बेसल शहर स्विट्जरलैंड का, कोलोन शहर स्विट्जरलैंड का एवं रोटरडैम शहर स्विट्जरलैंड का, जिसे एम्स्टरडैम भी कहते हैं, इसी नदी के किनारे पर मौजूद है और आखिरकार ये जाकर रिवर नॉर्थ सी का हिस्सा बन जाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में, आप इस क्षेत्र के अंदर देखिए ध्यान से, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह बॉर्डर बनाने का भी काम करती है। तो दोस्तों ये थी पूरी दुनिया की कुछ प्रमुख नदियां। अगर मुझसे कोई एक नदी छूट गई हो तो कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा। कम समय के अंदर हमने दुनिया की लगभग 40 से अधिक प्रमुख नदियां जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, पर डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें इसके बारे में जानकारी दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।